with a client of mine. So Okay. live stream preparing. Let me also hit record. What can I record? Yeah, let me just shut my Outlook off before it starts going. Okay, let me share this on Twitter and then we'll start. Great. It's your morning, right? Yes. It's 1 p.m. here. I was supposed to come last week to America, to New York. Oh. Cancel that. Probably soon. Well, if you do come to DC, we'll hang out again. Piछली दफा I got sick, so hopefully not this time. Yeah, that's all good. All right, shall we get started? Yes. All right, hello and welcome to another episode of Pakistanomy. This one is being broadcast live और ये मेरे ख्याल में पहली दफा है कि हम लाइव के ऊपर भी हैं. सोचा कि एक्सपेरिमेंट किया जाए कि लाइव जाके, और गेस्ट भी ऐसे हैं कि उनके साथ लाइव जाने में थोड़ा और मजा आएगा. शाहरुख वनी मेरे साथ मौजूद हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, माहिर है मईशत हैं, पाकिस्तान की मईशत के बारे में काफ़ी कुछ लिखते भी रहते हैं, ट्विटर पे भी एक्टिव हैं, दोस्त हैं मेरे. तो आज सोचा उनसे बात की जाए कि भाई रुपया 300 पे जा रहा है, नहीं जा रहा, डिफॉल्ट होने वाला है, नहीं होने वाला. सवालात काफ़ी हैं और लाइव है. अगर आप ऑडियंस पे हैं तो सवाल भी भेजते हैं. आई विल ट्राई टू आस्क शाहरुख द क्वेश्चंस एज वेल. बट शाहरुख, थैंक यू फॉर जॉइनिंग. वेलकम टू पाकिस्तानोमी. और उम्मीद है आप ठीक होंगे. बिल्कुल ठीक है. मुझे थोड़ा डर लग रहा है कि लाइव है, कुछ कह दूंगा बाद में मसला बन जाएगा. नहीं तो वो पॉडकास्ट वैसे ही अनएडिटेड ही जाती है ऑनलाइन, तो फर्क नहीं पड़ता. इट्स द सेम. मगर प्रेशर डलवा सकते हैं अगर रिकॉर्डिंग. बिल्कुल. तो शुरू करते हैं कि जी पहले तो समझाएं कि वॉलेटिलिटी हम देख रहे हैं पिछले 2 दिनों से. ऑब्वियसली रुपी स्ट्रेंथन हुआ है, लेकिन बेसिक्स, स्टार्ट विद द बेसिक्स. लाइक क्यों ये क्राइसिस जो है रुपी की मार्केट में आया पिछले कुछ दिनों में, और व्हाट आर द मेन ड्राइवर्स फॉर दिस इन योर व्यू? आई थिंक जो इट्स बीन बिल्डिंग अप कुछ चंद माह से, राइट? सो मैं सोच रहा था इस बारे में, तो द वन थिंग आई थिंक इट कैप्चर्स इट. कुछ शहर के लोग भी कातन से कुछ छानू मरन का शौक हुई सी. सो कुछ हमारे डोमेस्टिक मसाइल रहे हैं पिछले चंद माह में, अनसर्टेनिटी के अराउंड. Political uncertainty rahi with the vote of no confidence, change of administration. There's been some fuel prices के ऊपर जो subsidies दी गई थी, took a very long time उसके ऊपर जो है उनको कम करने में. फिर उसकी वजह से import cover के ऊपर एक impact रहा है कि क्या पाकिस्तान will be able to import का अपना जो cover है bill वो will be able to cover it or not. उसकी वजह से मार्केट सेंटिमेंट बिल्ड होता है, तो वो डोमेस्टिक एक पॉलिसी अनसर्टेनिटी रही है और वो कुछ हद तक कम हो रही है, मगर वो एक अंडरलाइंग अनसर्टेनिटी है. दूसरी चीज जो है ये क्योंकि मुख्तलिफ ममालिक के साथ काम करते हैं इस वक्त, जो ग्लोबल इन्वायरमेंट है दैट्स रियली डिफिकल्ट, और उसका भी एक बड़ा फैक्टर है कि जिसकी वजह से रुपया मेरी राय में जो है वो इट्स बिकम वीकेंड ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स. फेड रेट्स हैज इंक्रीज्ड, इमर्जिंग मार्केट्स, डेवलपिंग मालिक में से जनरली जो सेंटिमेंट है दैट्स बीन एक्सट्रैक्टिंग के डॉलर आउटफ्लोज जा रहे हैं. फिर ग्लोबल इन्फ्लेशन का मसला है, अभी रिसेशन फेज है मुख्तलिफ मईशत में. चाइना में जो रिकवरी है वो ठीक नहीं, वो उस तरह से उसकी जो कोविड से रिकवरी है वो जो एक्सपेक्टेड थी वो नहीं हो रही. फिर यूक्रेन क्राइसिस, उसकी वजह से फ्यूल और फूड के इन्फ्लेशन हैज इंक्रीज्ड. तो उसकी वजह से मुख्तलिफ ममालिक हैं, पाकिस्तान, इंडिया में भी रुपया हैज डिवैल्यूड, फिर गाना में भी हुआ है, और मुख्तलिफ ममालिक में उनकी जो करेंसीज हैव डिवैल्यूड. तो इट इज कंपाउंडेड ऑल ऑफ इट. तो इट sort of works together, and उसकी वजह से जो प्रेशर है रुपए के ऊपर वो बिल्ड हुआ. मगर इसके बैकग्राउंड में इट्स डेकेड्स ऑफ कोर्स जो आपकी अंडरलाइंग स्ट्रक्चरल मसाइल होते हैं मैशत में, दे मेक इट वर्स फॉर यू टू मैनेज द sort of swings in your currency too. तो वो मसाइल क्योंकि वो ओवर लॉन्ग रन, साल क्रॉस पॉलिटिकल साइकिल्स पाकिस्तान के माशी मसाइल हैं, क्योंकि उसकी वजह से इट बिकम्स फार वर्स व्हेनेवर यू इन अ क्राइसिस. अगर ग्लोबल सतह पे कोई मसला हो रहा है
या डोमेस्टिकली आपकी रिकवरी नहीं सही जा रही कोविड से, या आपका पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, तो जो आपके जो मसाइल होते हैं मीशत के अंदर ओवर लॉन्ग रनिंग, दे मेक इट मच वर्स. तो आई थिंक दैट्स ब्रॉडली इट. और अभी जो थोड़ा सा रिकवरी कहें क्या कहें, जो थोड़ा सा इट्स अप्रिशिएटेड इन वैल्यू ओवर द पास्ट फ्यू डेज भी नहीं होगा तो वो अगर कुछ उसमें मार्केट डायनामिक्स प्ले हैं, अगर जो आपके एक्सपोर्टर्स हैं उन्होंने अपनी डॉलर पोजीशंस क्लोज करना अगर शुरू कर दी उसकी वजह से, क्योंकि सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर बेस्ड है ना, तो उसकी वजह से आपका वो रुपया जो है ना थोड़ा उसकी वैल्यू बढ़ गई है. एंड आई ऑल्सो थिंक कि कुछ मैक्रो स्टेबलाइजेशन मेजर्स जो है ना वो अब बिकमिंग मोर क्लियरर फॉर द मार्केट टू सी. तो IMF के साथ तकरीबन तमाम प्रायर एक्शन सब कह रहे हैं पूरे हो गए हैं. बायलैटरल फ्लोज भी शायद आ जाएं. डोमेस्टिक कंजम्पशन रोकी गई, कंजम्पशन जो है ना वो अब ब्रॉडली कम हो रही है. इंपोर्ट्स का जो मंथ ऑन मंथ नंबर्स हैं, दे गेटिंग बेटर, रिड्यूसिंग. तो आपका जो डेफिसिट है ट्रेड का वो बेहतर हो रहा है. वही कार्य जो पहले भी किया था, आई थिंक, जो यू नो दिस बेटर देन आई डू, कि आग लगाते हैं, आग लगी होती है तो आग बुझाने में तो माहिर हैं हम, तो वो आग बुझ रही है अब. तो वो, मगर एट द एंड ऑफ द डे द पीपल जो आम पाकिस्तान के शहरी हैं, दे विल कैरी द बर्डन ऑफ इट. और ठीक है, वो अब स्टेबलाइज कर देंगे, या स्टेबलाइजेशन मेजर्स आर बिकमिंग क्लियरर, मगर लोगों के इन्फ्लेशन के थ्रू एंड लैक ऑफ ग्रोथ या लो ग्रोथ ओवर द कमिंग फ्यू मंथ्स एंड ईयर्स, जो स्टेबलाइजेशन के मेन सिम्टम्स हैं, उसकी वजह से जो बर्डन है वो लोगों पर रही है. मगर दैट्स आई थिंक द sort of the broad picture if I put it that way. तो एक सवाल इसके अंदर शाहरुख ये बनता है, जैसे शुरुआत आपने की कि ये सालों साल का मसला है और ये जो है कोई नई कहानी नहीं है, स्ट्रक्चरल इश्यूज है मईशत के अंदर. तो फिर अब जो 2-3 दिनों से जो है, या उससे पहले भी कुछ एनालिस्ट या एंकर्स कह लें, एनालिस्ट भी ना कहें, उनकी पोजीशन थोड़ी बहुत ये रही है कि जी उम्मीद की किरण है, या देयर इज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, और ये जो है मईशत संभल जाएगी. तो फिर ये संभलना तो नहीं हुआ ना, ये तो बेसिकली ये हुआ कि आप इमरजेंसी रूम में जो है आप इंजेक्शन लगा रहे हैं टू मेक श्योर दैट यू डोंट डाई इन द कोमा, बट आप कोमा से निकल के मतलब कोई रिकवरी पाथ तो नहीं है. बिकॉज अगेन, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग ऑन दिस, मेरा पर्सपेक्टिव ये कि स्ट्रक्चरल जो प्रॉब्लम्स है वो तो एड्रेस हुए ही नहीं है बिल्कुल भी. तो दिस इज जस्ट जो है छोटा सा आपने आग बुझा दी, लेकिन ईंधन तो मौजूद है आग वापस चलने के लिए. ये कोई, there is no light at the end of the tunnel. There is again the same crisis. 2-3 साल और दे दें, दोबारा यही होगा, यहीं बैठे होंगे. I can't take it for much longer, this sort of cycle of having the same discussion every 3 years. आई थिंक 2 साल तो you're being generous, क्योंकि साइकिल अगर हम देखें तो वो शॉर्टर होती जा रही है, छोटा होता जा रहा है, becoming shorter. ये there's बिल्कुल stabilization है. There's nothing to do with reforms. हमारे यहाँ आग लगती है, हम आग बुझा देते हैं, और वो कुछ हमारी अपनी मदद, खुद हम उसमें कुछ हरकतें करते हैं, एलीट उसमें कुछ हरकतें करती है, जिसका बर्डन तो आम आवाम पे करता है. और हमारे बाहर दोस्त हैं कोई आगे पीछे करके, वी हैव इनफ सॉर्ट ऑफ जियोपॉलिटिकल कैपिटल की वो आग बुझ जाती है. उसके बाद वही करते हैं जो पहले भी किया था, जो इनको थोड़ा सा रूम मिलेगा 1-1.5 साल का जो भी होगा इस दफा. आई एम कंप्लीटली सर्टेन कोई रिफॉर्म नहीं करना है, और दोबारा वही साइकिल जो पहले 3-4-5 मरतबा इन रीसेंट हिस्ट्री वो किया है, वो दोबारा दे विल स्पेंड मनी, दे विल डू समथिंग, दे विल नॉट डू एनीथिंग टू इंक्रीज जो प्रोडक्टिविटी है आपकी मीशत में, या जो स्ट्रक्चर्ड मसाइल है जिसकी वजह से आपकी मीशत जो है वो 4% से ज्यादा अगर ग्रो करती है तो पूरी मीशत बिकम्स ओवर हीटेड. यू कांट मेंटेन ग्रोथ इन द कंट्री. 22-23 करोड़ की आबादी है और आप ग्रो ही नहीं कर सकते 4% से ज्यादा, आपका मैक्रो पूरा उड़ जाता है. तो वो मसाइल जब तक ये हल नहीं हम करेंगे तो इसका कुछ भी नहीं है. दिस इज वो होता है ना, आग लगी हुई घर में, आपने चलो ठीक है पहले आपने आग बुझानी है, ठीक है, देयर इज नो वे अराउंड इट, आपने इसको स्टेबलाइज करना है, आपने आग बुझाई है. मगर एट सम पॉइंट ये भी तो पूछना है आग लग क्यों रही है बार बार. वो जो मसाइल हैं उसके ऊपर अभी तो मैंने तो कोई भी उस तरह का स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं देखा. वो भी स्टेबलाइज करेंगे, एंड आई थिंक जब तक स्टेबलाइजेशन होगी तो इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे, तो आई थिंक साइकिल विल रिपीट इटसेल्फ. तो वी आर स्टक नाजुक मोड़ पे, हम फंसे हुए हैं और अभी हम फंसे ही रहेंगे कुछ अर्से तक.
हाँ, वो नाजुक मोड़ नहीं है। एक पॉडकास्ट एपिसोड हमारी थी, उसका टाइटल ही था नाजुक मोड़ चौक। तो चौक पे हम हाँ, घूमने जा चौक रहे हैं, बन उस गया, पे बस उसमें घूम रहे हैं आराम घूमने आराम जा से। रहे हैं। और इट्स इम्पोर्टेंट टू स्ट्रेस कि ये जो सफरिंग है और जो मेन इसका जो स्ट्रक्चर है, इसके जो बेनिफिशरीज हैं, उनके लिए तो ठीक है, वो उनके लिए द निज़ाम वर्क्स वेल। If you own a sugar mill in Pakistan, आपके लिए आप you don't want any whole scale structure reforms to एक productive growth आप नहीं पैदा कर। अगर आपकी हाउसिंग सोसाइटीज में पैसा है, आपको कोई जरूरत नहीं है, आपके लिए निज़ाम ठीक है। जो आम इंसान है, जो 99% ऑफ द पॉपुलेशन है, इट्स वो बार बार उनको आप कहते हैं कि अब मुश्किल घड़ी है, अगले साल 1.5 साल बड़ी मुश्किलात होंगी, महंगाई बढ़ेगी, हम ग्रो नहीं कर सकते क्योंकि हमने स्टेबलाइज करना है, हमने IMF की कंडीशंस मीट करनी है। द सफरिंग इज ऑन देयर साइड। तो ये वो लोग बेचारे नाजिक चौक पे हम खड़े हुए, वो बाकी जिन्होंने वो चौक बना के जो है ना साइड पे बैठे हुए रेस्टोरेंट में। तो अभी अभी टैक्स की बात आ रही थी, फॉर एग्जांपल के रिटेलर्स पे टैक्स लगेगा, तो वो मरियम नवाज की ट्वीट आ लगा गई कि मिफ्ता भाई जो है आप जरा देखें इसको, तो वो रिवर्स हो गया, ट्विटर पे ही रिवर्स हो गया। ट्विटर पे रिक्वेस्ट आई और ट्विटर पे अनाउंस हो गया रिवर्सल, और अब 30 अरब रुपए की कोई एडेड टैक्सेस लगने वाले हैं कॉर्पोरेट सेक्टर पे या कुछ। तो ये भी एक अजीब, आई डोंट नो इफ यू एग्री विथ मी ऑन दिस और नॉट, ये भी एक अजीब सीन है कि जो टैक्स इवेडर्स की जो आर्ग्यूमेंट होती है वो आम शहरियों के उसमें कि जो है वो कंधे पे रख के गोली चला देते हैं कि जी ये छोटे छोटे ताजिर हैं, इनकी तो यूनिट कंजम्पशन ही नहीं है। एंड मैं तो जा चुका हूँ जोड़िया बाजार, बचपन से जाता हूँ। 150 यूनिट से कम कंज्यूम करने वाला ताजिर जोड़िया बाजार में अच्छे खासे पैसे बना लेता है, उसे टैक्स कलेक्ट करना हुकूमत का काम है। तो ये भी एक अजीब सिस्टम है कि जो बेसिक चीजें थी वो भी अभी भी जो उन्होंने अनाउंस की वो रिवर्स हो गए। अभी IMF के पैसे भी नहीं आए और रिवर्स हो चुकी हैं। तो आई डोंट नो हाउ यू सी दिस, बट मेरा तो उस पे इट वर्सेस माय ओन कॉन्फिडेंस इन टर्म्स ऑफ वेयर दिस इज गोइंग टू गो। देखिए, मेरा वन ऑफ माय पर्सनल एरियाज ऑफ प्रैक्टिस इज टैक्स ना, पाकिस्तान में भी। और ये सारा इट्स अ पॉलिटिकल क्वेश्चन, ये टेक्निकल मसला नहीं रहा, ये सारा एक सियासी सवाल है। हमारा रिटेल सेक्टर के ऊपर आप इसे कॉम्पोजिशन इन GDP निकाल के देखें वर्सेस कॉम्पोजिशन इन टैक्स रेवेन्यू, जमीन आसमान का फर्क है। एंड इट्स पहले भी 90s में भी जब IMF ने पाकिस्तान में एक बड़ा प्रोग्राम लाया था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, तो उसमें भी दे वांटेड पाकिस्तान टू मूव टुवर्ड्स PAT के ऊपर, जो सेल्स टैक्स को ब्रेक करते हैं चेन वो करने की वजह से। उस वक्त भी हमारे यही हुकूमत पार्टी की थी, और ताजर बरादरी का एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है। उन्होंने वो वहां भी उसका टैक्स सिस्टम के अंदर डिजाइन को भी जो है ना वो बड़ा कॉम्प्रोमाइज किया था, टू मेक श्योर कि रिटेल और ताजर के ऊपर, बरादरी के ऊपर, और ये जो कम्युनिटी है इसके ऊपर टैक्स जो है ना ऑब्लिगेशन ना आए या कम आए। तो ये लॉन्ग रनिंग मसला है, ये कोई भी, ये क्योंकि इट्स अ वेरी अर्बन वोकल ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी अराउंड द बिजनेस इंटरेस्ट, वो इसको मना करते हैं, रोकते हैं, वो नहीं करने देते। और रियल एस्टेट के ऊपर भी इसी तरह का मसला है। तो ये सियासी सवाल है। तो अगर आप जब तक टैक्स नहीं करेंगे, देखिए जो आपके नेट में आ गया है, अगर कोई सैलरीड क्लास का बंदा है जिसकी बेसिकली कोई तरीका नहीं है उसके लिए भी वेट करने का, टैक्स करने का, उसको आप लगाते जा रहे हैं, आप उनके ऊपर टैक्स ऑब्लिगेशंस लगाते जा रहे हैं। कॉर्पोरेट में भी, कॉर्पोरेट सेक्टर में भी देयर इज मच मोर ऑब्लिगेशन, मैन्युफैक्चरिंग हो गई और चंद सेक्टर्स हो गए। बैंक्स के ऊपर आई एग्री, क्योंकि वे बैंकिंग इन पाकिस्तान वर्क्स, दे लेंड टू द गवर्नमेंट, वो करें उसको जितना टैक्स करना करें। मगर आप किस तरह के इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स क्रिएट करें मीशत के अंदर। तो टैक्स का दो चीजें जहां तक मुझे इल्म है, वो एक तो आपका इट्स अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू, एंड यू नीड a lot of money as a state, or you need certain amount of money to provide basic public services. Pakistan में 9-10% GDP का हम collect करते हैं, that's nothing. हमें कम से कम इस 14-15-16% से ऊपर जाना पड़ेगा to provide basic level of public services आवाम के लिए। और दूसरा है, आप टैक्स के थ्रू इंसेंटिवाइज करते हैं या डिसइंसेंटिवाइज करते हैं सर्टेन एक्टिविटीज को। अगर आप प्रॉपर्टी को टैक्स नहीं करेंगे, मसलन जो एक मेरा आई थिंक इट्स अ मैंट्रा नाउ, वो आप डेटा शेयर इंसेंटिव, करते हैं जरा जो आपने रिसर्च की थी ऑडियंस के लिए। आई डोंट थिंक अ लॉट ऑफ पीपल स्टिल अंडरस्टैंड जो आई आपका थिंक इट डेटा वाज, था। इफ आई रिकॉल करेक्टली, आफ्टर 9 मीटिंग्स, अगर आई थिंक इट वाज पूरे पंजाब में 6%, मगर पूरे पंजाब के जितने शहर थे, वो चेन्नई जो इंडिया में शहर है एक, उससे कम उनका प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन है। और सिंध में आई थिंक इट वाज $21 million दैट ईयर, पूरे सिंध का। दैट वाज मोस्टली फ्रॉम कराची, एंड दैट्स नथिंग। और वो मैंने आपके उसके बाद ही देखा था कि भारत का जो शहर पूना है वो सिंध से ज्यादा प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट करता सिंध है। से ज्यादा।
तो मतलब सियासी देखिए आपने इंसेंटिवाइज किस तरह करना है मीशत के अंदर, अगर आपने एक प्रोडक्टिव जनरेशन करनी है ग्रोथ की जो सस्टेनेबल ओवर टाइम, ठीक है, जिससे जो 4% से ऊपर जाए तो आप ग्रो करती रहे इकोनॉमी की, नौकरियां लोगों के लिए क्रिएट हों, उनकी तनख्वाहें बढ़े, प्रोस्पेरिटी आए वहाँ जनरल आबादी में। तो आपको जो आपकी मीशत के ना जो स्ट्रक्चर आप जिस तरह टैक्स का निजाम बिल्ड करते हैं, दैट्स वन ऑफ द की ways you create the right set of incentives in the मीशत। और वो जब भी थोड़ा वहाँ रिफॉर्म आता है तो वहाँ आपको उसकी सियासी कोलेशन बनानी पड़ेगी। तो अब ताजर दे आर ऑर्गेनाइज्ड इन रिटेल सेक्टर, उन्होंने कहा हम नहीं करेंगे, कल को प्रॉपर्टी का भी अभी जो एक्सपेंशन हुई है वो पता चल जाएगा वो कितना सक्सेसफुल है। मगर एज लॉन्ग एज यू डोंट डू एनीथिंग डिफरेंट यू कांट एक्सपेक्ट डिफरेंट रिजल्ट्स है। तो आपने इसको वी हैव टू चेंज दिस एट सम पॉइंट। ये बड़े बड़े सेक्टर्स आपने दे दिए हैं, फिर उसके अंदर और भी बड़े मसाइल हैं टैक्सेस के अंदर। हमारा जीएसटी के अंदर इट्स ब्रोकन बिटवीन प्रोविंशियल फेडरल लेवल, फिर उसके अंदर इन्फोर्समेंट के मसले हैं, दे हैव बीन ओवर इयर्स आपकी इनवॉइस मिल्स बनी हुई हैं, मतलब देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। तो अगर सरकार चाहे, सो कोई सवाल मेरे दिमाग में देयर इज नो सेकंड सॉर्ट ऑफ डिवर्जेंट है, अगर सरकार चाहे वो 9-10% से 14-15% तक आपका जीडी टैक्स टू जीडीपी रेशियो लेके जा सकती है विद अबाउट द सेम टैक्स रेट, just by expanding the sectors and decreasing the loopholes SROs वगैरह के और exemptions के through ये tax expenditure के through वो exemptions देते हैं, they can do it, because that's a political question. Yeah, and I think we'll get to the political question in just a moment. एक और सवाल इस पे फिर मैं आपसे जरा आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा, वो ये है कि आपने टैक्स की बात की, ऑब्वियसली दैट लीड्स टू फिस्कल डेफिसिट्स, और फिस्कल डेफिसिट्स का एक इनहेरेंट, क्योंकि हमारा टॉपिक था कि रुपया कीमत कम क्यों होती है, तो जरा आसान अल्फाज में जो लोग सुन रहे हैं इस बात को, उनको ये समझाएं कि टैक्स, फिस्कल डेफिसिट और रुपये की कदर में कमी का लिंकेज क्या है। और क्योंकि ये काफी हमारे यहाँ डिबेट में ये बात नहीं की जाती कि अगर एक सरकार फिस्कल डेफिसिट चलाई जा रही है, स्पेशली इन एन इकोनॉमी लाइक पाकिस्तान जो कंजम्पशन और इम्पोर्ट ड्रिवन है, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी एक्सचेंज रेट पे आता है। तो ये जरा सिंपल टर्म में समझा दें ताकि वी आर ऑल ऑन द सेम पेज इंक्लूडिंग द ऑडियंस, दैट व्हाई इज टैक्स पॉलिसी एंड डेफिसिट रिडक्शन important for currency stability? Sometimes it's more relevant, sometimes it's more directly linked ना। अब जिस तरह पेट्रोलियम के ऊपर तो ये वेरी डायरेक्टली लिंक्ड, कि आपने अगर पेट्रोलियम के ऊपर सब्सिडी दी तो इट्स एन इम्पोर्टेड प्रोडक्ट, तो आपका एक्सटर्नल अकाउंट और इंटरनल आपका एक्सटर्नल अकाउंट इज डायरेक्टली लिंक्ड टू इट। तो आपने उसको खरीद बेचना तो आपने उसको पैसा तो डॉलर में देना है, बेच आप उसको रुपए में रहे हो, रुपए में भी आप उसको सब्सिडाइज कर रहे हो। मगर आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस वेल, it's it would be useful to have an example here, magar your domestic, how much the government spends and the kind of incentives it sets up in the domestic आपके front के ऊपर, वो depending on the exact, अगर petroleum के example ही ले लें तो it creates sort of external balance के ऊपर आपका मसला, so it has a direct tie. I don't know how, thinking about how to explain it well, Uzair, maybe you can do it better than I can. Yeah, I mean, so correct me if this explanation you disagree. मेरा simple explanation हमेशा ये होता है कि क्योंकि आपकी मईशत कंजम्पशन ड्रिवन है और कंजम्पशन में भी इंपोर्टेड कंजम्पशन ड्रिवन है, जब सरकार फिस्कल डेफिसिट्स रन करने लग जाती है तो मईशत के अंदर रुपए की सप्लाई बढ़ जाती है। तो पहला इम्पैक्ट तो ये होता है कि रुपए की सप्लाई बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली सप्लाई डिमांड डायनामिक मार्केट डिटरमिन्ड एक्सचेंज रेट है, तो योर डोमेस्टिक करेंसी इज मोर देन द डॉलर, सो दैट्स द फर्स्ट राउंड इफेक्ट। The second round effect for me is कि क्योंकि अब सप्लाई ऑफ रुपीज आते हैं तो वो कंजम्पशन की तरफ जाएगी, तो करंट अकाउंट डेफिसिट बलून करने लग जाता है। तो एक तरफ द नंबर ऑफ रुपीज सर्कुलेटिंग इन द इकोनॉमी इज हायर, दूसरी तरफ द नंबर ऑफ डॉलर्स बीइंग डिमांडेड आल्सो गोज अप क्योंकि आप करंट अकाउंट डेफिसिट्स रन कर रहे हैं। तो जो फिस्कल डेफिसिट अगर प्रूडेंट नहीं है, एंड दिस इज बिन माय क्रिटिक ट्विटर पे भी ऑन कि स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी टाइटन कर रही है, my argument has been state bank monetary policy tighten करके अगर sovereign fiscally prudent नहीं है तो उसकी tightening का उतना असर नहीं होगा, क्योंकि sovereign तो fiscal deficits रन कर रहा है, और अगर वो अपने fiscal deficits कंट्रोल में नहीं लाता तो रुपए की सप्लाई तो मार्केट में बढ़ी जा रही है, और क्योंकि वो इंपोर्टेड कंजम्पशन से लिंक्ड है, इंटरेस्ट रेट का जो मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म है जिसे कहा जाता है टेक्निकल टर्म्स में, वो कमजोर ही रहेगा, क्योंकि सरकार तो प्रूडेंट नहीं है, सरकार तो पैसे छापे जा रही है। और I presume there's a variation in वो किस तरह का डेफिसिट रन कर रही है, वो किस पे स्पेंड कर रही है, और मतलब ऑन बैलेंस पाकिस्तान में क्योंकि
हमारी जो आप कह रहे हैं, the way the growth generates, it requires more imports. That makes it much more complicated. क्योंकि आपका the way the economy functions, जब सरकार पैसे खर्च करती है तो वो उन चीजों पर खर्च करती है जिससे आपकी इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है. अगर वही सरकार पैसे, and I don't know if you agree this with me or not, if वो पैसे वो इन्वेस्ट करे जिसके ऊपर आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, बेशक वो डेफिसिट रन करके इन्वेस्ट करे, and I'm fine with that. It has perhaps it has an immediate impact, but over time, over a certain period, वो impact will be compensated by increase in productivity levels. Correct. This I is agree. completely theoretical. I agree. Theoretically, right? So अगर वही, I mean, yes, there's a difference in the quality of deficit that you're running. अगर वो consumption की तरफ जा रहा है, deficit spending, so it is obviously going to be much worse than a capex heavy deficit spending, which may increase imports क्योंकि आप machinery ला रहे हैं, आप foreign goods ला रहे हैं, capital goods ला रहे हैं. लेकिन 2-3 साल बाद holding everything as constant के political crisis ना हो, collapse ना हो जाए पूरी economy, आपकी productivity gains will wipe away that short-term loss on the current account. Yeah, so that's, and I think that also links with our broader जो हम सवाल पूछते हैं debt का पाकिस्तान के अंदर, और मुझे like हम अक्सर और in popular press, और ये एक सवाल आया हुआ है, fads नहीं किया है कि, to your point, sorry to interrupt, how does a country grow if its imports are greater than exports and pay off its debt at the same time? The thing is that on debt, I have a much more of a sort of a liberal, much more of a liberalish view. Okay, you can take, I think debt के ऊपर there are two things to consider. is पहले आपकी debt dominated किस currency के अंदर है, और दूसरी debt से आप कर क्या रहे हैं, जब हम बात कर रहे थे. तो ये कहता है कि सरकार कर्जा ही बुरी चीज है सरकार के लिए, this is not the right, for me it's not the right theoretical mental framing of the question. और हमारे पाकिस्तान में अक्सर जो है ना, वो लोग कहते हैं कर्जा ले लिया, इतना हो गया, हर बंदे के ऊपर ये वो. इंसान जब मैं कर्जा लेता हूँ, that's very different from what happens when सरकार takes कर्जा. That's a very different equation. Also, to interrupt again, even at an individual level, right? अगर मैंने कर्जा लिया है एक $25,000 का शाइनी गाड़ी लेने के लिए, वो गाड़ी मेरे लिए जरूरी नहीं है, बट मैंने ले ली क्योंकि मुझे पसंद है, वो कर्जे का इम्पैक्ट इज नेगेटिव, वर्सेस मैंने अगर $25,000 कर्जा लेके जो है अपना एक नया डिप्लोमा ले लिया, जिसकी वजह से मुझे नौकरी में 25% इंक्रीज सैलरी हो गया, तो वो कर्जा इज गुड कर्जा, क्योंकि मैंने अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी, अपना इनकम अर्निंग पोटेंशियल बढ़ा दिया, और वो मैं पे ऑफ कर जाऊंगा. तो वो जब सरकार हमेशा के पैसे खर्च करती है, तो उसकी इनकम सरकार एटलीस्ट द डोमेस्टिक फ्रंट, अगर वो कर्जा रुपए में ले रहा है पाकिस्तान, इट्स endogenous to its ability to raise debt because the economy also increases. मगर आप सही कह रहे हैं, आप देखिए, आपने पूछना आपने कर क्या रहे हो पैसे लेके, आप कर्जा ले रहे हो तो करना क्या है, अगर आपने तनख्वाहें देने के लिए वो कर्जा ले रहे हो, that's not a good form of debt. और अगर आप उसको डॉलर में कर्जा ले रहे हैं, and that's what happens because you need to raise, आपको पर डॉलर चाहिए होता है, आपने इंपोर्ट कवर भी पूरा करना है, तो वो आपने उसके साथ there has to be some sort of linkage कि आपकी क्या, it's linked to a long term strategy जिसमें आपका जो foreign reserves है, they are also expanding either through expansion of exports or expansion of FDI inflows, जो मर्जी हो, तो that's where the linkage comes in. जो सवाल था, मतलब you can, right, you can be a net importer and still manage your sort of आपका external account fairly well. अगर आपके पास FDI आ रही है, you're being smart with the kind of investments you're doing. You have to be smart about this kind of stuff. You can't continue to do आप एक consumption driven bubble बना दें जिसमें सारा कुछ आप import करते हो, आप export थोड़ा बहुत करते हो, वो भी low value added exports करते हैं, और वो करके तो then it becomes unmanageable or difficult to manage. पर उसके अलावा और भी बड़ी there lots of variables to consider. आपने जो कर्जा लिया है वो आपने IFI से लिया है, bilateral sovereign कर्जा लिया है, या आपने private आपने euro bonds उठाए हुए हैं, मतलब all of that factors in how you manage your external your debt. मगर कर्जा लेना is not, every country takes debt. कोई मुल्क ऐसा नहीं है जो कर्जा नहीं लेता, और आप कर्जा लेके भी तरक्की कर सकते हैं, मगर आपने सिर्फ सोचना है कर्जे कर क्या रहे हो और उसका मैनेज कैसे कर रहे हो, स्पेशली इफ इट्स ओरिजिनल सिन जिसे हम कह रहे थे, इफ इट्स डोमिनेटेड इन सॉर्ट ऑफ अ फॉरेन करेंसी, तो उसका आप इन्फ्लोस किस तरह मैनेज कर रहे हैं. तो हमारा जो है ना, वो
it's often the answer to most of this question is more complicated than it's quite complex. क्या आप उसको कितना करना चाहते हैं? ये कॉम्प्लेक्स तो है, बट अगेन एट अ फंडामेंटल लेवल तो सिंपल सी बात है ना कि जी आपने एक स्ट्रैटेजी बनानी है, इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी जो प्रोडक्टिविटी ग्रो करे आपकी मईशत की, और कैपिटल को उन सेक्टर्स में डाइवर्ट करे जो आपकी, इन पाकिस्तान केस, जो आपकी डॉलर अर्निंग कैपेसिटी को प्रमोट करें, वेदर दैट्स डॉलर अर्निंग थ्रू एक्सपोर्ट्स इनिशियली और एफडीआई जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एफडीआई हो, या आप रेमिटेंस फॉर्मलाइज करें, लेकिन वो एक उसका एक कैप है नेचुरल सा, स्पेशली विद द लेबर मार्केट रिफॉर्म्स इन द गल्फ। तो एट इट्स कोर इतना कॉम्प्लिकेटेड मामला तो नहीं है। तो क्या ये फिर एक पॉलिटिकल इशू ये है कि जी जो लोग हैं जिन्होंने ये पॉलिसी बना के एग्जीक्यूट करनी है वो बेनिफिशरीज ही हैं स्टेटस क्वो के, तो आप और मेरे जैसे लोग जितना भी आर्टिकल लिख लें या जितनी भी ऐसी बात कर लेंगे जी रिफॉर्म होना चाहिए, वो रिफॉर्म तो होगा नहीं, क्योंकि जो स्टेटस को के बेनिफिशरीज हैं उन्होंने ही रिफॉर्म करना है, तो वो क्यों अपना लॉस करेंगे? यही तो मसला है। मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर निज़ाम आपका चल रहा है, आपके लिए अगर ठीक नहीं है तो वो आपके लिए ठीक नहीं है। There's someone who's benefited, but if it's stable, there's enough of a rent extraction हो रही है, उसको spread किया जा रहा है कि there's some people who are benefiting from the current system. तो पाकिस्तान का हमारा यहाँ जो है ना वो basically that's sort of the core problem कि आपका जो underlying structure है जो मेशत का, उसकी जो beneficiaries हैं, despite it being an unsustainable way of generating growth or मेशत को manage करने में, they benefit from it, and because they're able to in a way because they're also able not to survive these shocks, ये जो हमारे होते हैं जो हर 3 साल बाद मैक्रो इकोनॉमिक मसला होता है, क्योंकि वो सर्वाइव कर लेते हैं थ्रू एक्सटर्नल सपोर्ट, और शायद बिकॉज इंटरनली पाकिस्तान के अंदर उस तरह कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है जो रिफॉर्म को उनको फोर्स करे या उनको पुश करे, तो because of that it keeps the system running, and they keep on maintaining the current system of rent seeking or extraction or the way the economy functions. तो जब तक वो नहीं बदलेगा, और उसका ये मतलब नहीं है कि आपने कि we are going to कोई एक तरह का स्वीप ऑफ रिफॉर्म होगा कि एक मौका आएगा जिसपे कोई शख्स आएगा या एक कोई क्रिटिकल जंक्चर आएगा, although that also happens in economic history, मगर कि everything will change and पूरा incentive structure जो है ना it will flip. I usually don't buy that, right? So in most cases it's going to be persistent incrementalism. और ये जो जंप स्टार्ट रिफॉर्म जो है, अगेन ये भी जरूरी है कि जिन एग्जांपल्स में जंप स्टार्ट रिफॉर्म इस तरह का हुआ है जो आप कह रहे हैं स्वीपिंग रिफॉर्म, it's usually precluded by a violent revolution or a violent upending of the entire status quo. Yeah, it has to get a lot worse. Basically, the survival of the system has to be at stake, or the system has to collapse before the elite जो है ना आपकी कहेगी हाँ जी अब हम जो है ना वो एक नया system of sort of sharing of rents or profits in the economy will be generated. So, whenever there's a crisis, or I think एक चीज है जो I think in this crisis we are seeing, it's becoming harder to manage over by every next crisis it's becoming harder to manage. Some of it तो external है, front के ऊपर कोई मसाइल हैं जो geopolitical है या जो global economy की situation है उसकी वजह से it's become harder to do it. And I also think internally Pakistan के अंदर the country is of course getting bigger every crisis. It's more urbanized, there are more younger people around, technology is more accessible. And I think it's और अभी भी 25 से ज़्यादा आबादी हमारी गुरबत में रहती है. There are crore people who don't have clean water, and there's a lot of sort of core urban service, core service delivery deficits. So I think there is room to incrementally move towards a direction जहाँ आप वो reforms जो है strategically target कर सकते हैं. इसका ये मतलब नहीं कि एक दिन उठेंगे कि जितने भी लोग थे जिनकी शुगर मिलें हैं उन सबको खत्म हो गई उनकी mills, आपके जितने भी प्रॉपर्टी डीलर्स हैं सब टैक्स्ड हो गए एंड सब कुछ बेहतर हो जाएगा विद इन अ पीरियड ऑफ फ्यू मंथ्स, मगर यू कैन फोकस योर एनर्जी इन जहां एनफोर्सिंग रिफॉर्म्स इन सर्टेन एरियाज. तो मसलन के आई पर्सनली थिंक द वे वी envision the real estate sector could be reformed, and there has been उसमें कुछ इस दफा हमने देखा है कुछ direction has been taken. आपकी ट्रांसपोर्ट
के ऊपर रिफॉर्म्स स्पेशली अर्बन ट्रांसपोर्ट के ऊपर इंट्रिंसिकली टाइड टू योर एक्सटर्नल अकाउंट समझता कि अगर आप शहरों के अंदर मेट्रो बसेस बनाते हैं और बसेस का निज़ाम बनाते हैं तो आपका ऑयल की जो इम्पोर्ट्स के ऊपर डिपेंडेंस है वो डिक्रीज होगी, और एक बड़ा इन्फ्लेशन से एक जो शॉक होता है ऑयल के प्राइसेस पे आम आवाम के लिए वो भी बेहतर, वो एक कुशन बन जाता है. वो इज अनदर एरिया. डिसेंट्रलाइजिंग पावर टू लोकल कम्युनिटीज इज अनदर एरिया जिसमें आप ओपन करते हैं न्यू एरियाज ऑफ पॉलिटिकल कंपटीशन और ऑर्गेनाइजिंग व्हिच कैन फर्दर हेल्प इन सॉर्ट ऑफ पुशिंग फॉर अ प्रो ग्रोथ तरह का जो है माशी मॉडल. तो देयर आर एरियाज वेयर आई थिंक देयर इज पोटेंशियल एंड पॉसिबिलिटी एंड अनटिल, और दैट्स आई थिंक कहाँ जहाँ अगर आप जैसे मैं हो गया और जो दीगर जो रिफॉर्मिस्ट कह लें जो लोग चाहते हैं कि रिफॉर्म हो, जो अंडरलाइंग माशी निज़ाम है और सियासी निज़ाम है, तो हमारे लिए आई थिंक इट्स टू फोकस ऑन दीज एरियाज वेयर वी थिंक देयर इज मोर दे आर मोर प्रोन टू रिफॉर्म्स, क्योंकि वहाँ या यू कैन बिल्ड अ कोलिशन अराउंड इट. क्योंकि आपको जब तक कोलिशन में बिल्ड करेंगे अराउंड रिफॉर्म इट्स बिकम्स वेरी हार्ड टू मैनेज. I'll say one thing and I'll stop talking for a second. Agar every kind of reforms जो है ना, it creates winners and losers. आप अगर मसलन के ये जो रिटेल का टैक्स का, the winners are dispersed. क्या 20-21 करोड़ अवाम are net beneficiaries अगर आपका रिटेल के ऊपर जो आपके ताजर बरादरी है वो भी टैक्स दे, कि आप हम सबके ऊपर ओवर टाइम जो टैक्स का जो एप्लीकेशन है, इट विल बिकम मोर फेयरर. अंदर रियासत के पास पैसा होगा कि वो अपनी जो पैसे जो उसने खर्च करने हैं सर्विस डिलीवरी के ऊपर, इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, डेट सर्विसिंग के ऊपर, वो बेहतर हो जाए. मगर जो बंदे उसको लूज करेंगे दे वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड दैट्स व्हेन इट बिकम्स रियली हार्ड टू मैनेज. तो हाउ आर यू मैनेजिंग द विनर्स एंड द लूजर्स, इवन इफ लूजर्स आर in smaller numbers, but if they're organized and they have money to lose, they tend to get organized very quickly. So वो निज़ाम वो manage करना is basically the key part of how you push through economic reforms. और ये Pakistan is not an outlier in this case. Economic reforms anywhere in the world इसी तरह push होते हैं. There's always going to be balancing and coalition building और उसको किस तरह से push करें, किस तरह से move ahead करें. Yeah, no, I think that's an important point. Or I think it's a long journey, right? आपने coalition बनानी. एक comment आया कि जी इंडिया में जो 91 के रिफॉर्म्स थे, पार्टी वाज वीक पॉलिटिकली एंड थिन majority. इनफैक्ट इस पे मैं पूरी पॉडकास्ट कर चुका हूँ डॉक्टर इरफान नूरुद्दीन के साथ, जिन्होंने कोalition पॉलिटिक्स पे किताब लिखी है. And again, his point, and I agree with him, through research he's proven कि coalition governments are actually much better reformists. क्योंकि वो जो कोलिशन की हम बात कर रहे हैं फॉर रिफॉर्म्स, वो बन सकती है. सबका विनर टेक्स ऑल पर्सपेक्टिव नहीं होता है, एवरीबॉडी हैज टू गो टुगेदर. इनफैक्ट इंडिया के जो 91 के रिफॉर्म्स हुए, इट वाजंट अंटिल मोदी इन 2014 जो उन्होंने जीएसटी पास किया, राइट? इट टुक अ लॉन्ग टाइम टू गेट इनटू अ यूनिफाइड इंडियन मार्केट. जो हम कहते हैं इंडियन मार्केट एक है, वो उस जीएसटी रिफॉर्म से पहले एक नहीं होती थी. ट्रक्स खड़े होते थे स्टेट लेवल पे क्योंकि आपका स्टेट टैक्सेशन सिस्टम वाज बिजेंटाइन इन अ वे. तो अगेन इवन दैट इज एविडेंस के सोसाइटी जो पाकिस्तान से कई ज्यादा पॉलिटिकली स्टेबल है, उसको कम से कम 2 decades लग गए to complete, or it hasn't even completed, to achieve major reforms in that journey itself, which goes to show that how slow progress can be. लेकिन अगर आप systematically progress, and I think you will agree with this, systematically slow progress करते रहें तो वो investors को भी confidence देता है कि जी जो trajectory है मुल्क की वो बेहतर है. ये तरीका उससे ज्यादा बेहतर है जहां आप एक दिन कोई स्ट्रॉन्ग मैन वजीर आजम जो है वो सारे रिफॉर्म्स कर दे और उसकी हुकूमत गिर जाए 3 साल बाद और चौथे साल वो सारे रिफॉर्म्स रिवर्स हो जाएं. दैट इज मच मोर डैमेजिंग वर्सेस अ स्लो एंड स्टेडी मार्च टुवर्ड्स रिफॉर्म्स इन द इकोनॉमी, जहां आप पिक करके आहिस्ता आहिस्ता कंसोलिडेट करते हैं रिफॉर्म्स को. एक सवाल शाहरुख इस पे, गो अहेड इफ यू वांट टू से समथिंग. मैं कहता हूं इट्स अ रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट ना कि आपने इंस्टीट्यूशनलाइज करने हैं रिफॉर्म्स. If it's driven by one person, then it's only exist until that person is in power. जब वो out of favor हो गया या वो the person dies or retires or isn't able, doesn't command the same, उनके पास same वो सियासी कुवत नहीं है, it dies down. तो उसको किस तरह से the hard thing is to institutionalize it. कि वो reform हो गया, अब उससे आगे ही progress होगी, reversal the chances are lower. तो it's increment. तो इसीलिए
I'm all for incrementally but persistently moving towards the direction. और जो investor होते हैं, domestic investors of course have a different way of incentive, and incentive structure is different. मगर foreign investors भी अगर आपका मुल्क की direction goes towards the right, आपकी जो मुल्क की direction है वो सही तरह जा रही है, सही तरफ जा रही है, उसका momentum जो होता है ना, it automatically I think in a way creates global momentum for investment into that market. तो वो मतलब हम अक्सर औकात पे बात करते हैं कि पाकिस्तान को ब्रांडिंग करनी है, ये करना है, वो करना है, इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्टर्स आएंगे, ये वो, हमारा एक बड़ा परसेप्शन का मसला है. इट्स नॉट रियली दैट. इट्स आपका क्या मार्केट करेंगे आप. इस पे मैंने लिखा भी था कि आप ब्रांड पाकिस्तान जैसा भी बना दें, अगर एप्पल का आईफोन इज अ क्रैपी प्रोडक्ट तो स्टीव जॉब जितना भी जबरदस्त मार्केटर होता है वो नहीं बेच सकता था आईफोन. मैं तो समझता हूँ कि हमने तो वी आर फेयरली गुड एट सॉर्ट अपने जहां से हमने एक्सट्रैक्ट करना होता है ग्लोबल सिस्टम के अंदर से पैसा वगैरह. आई थिंक वी आर एबल टू डू इट फेयरली वेल. The problem is कि हम we have not reformed our house. हमारा house is not in order. उसकी it's not कि it has to get perfect overnight, मगर हमारी direction भी सही नहीं है. हमारी जो direction है that's going on the other way. It's becoming worse over the years. और मैं भी देख रहा था कुछ just was bored कि Pakistan and India and Bangladesh, if you compare the three countries on key metrics, साउथ एशिया के अंदर देयर इज एन इंक्रीजिंग डिवर्जेंस हो रही है. मतलब भारत और बांग्लादेश जो है हमें वो पाकिस्तान को पीछे छोड़ते जा रहे हैं ओवर द इयर्स. उसकी जो डायरेक्शन है दैट्स मूविंग, इट्स वेरी शुड बी वेरी ट्रबलिंग फॉर पाकिस्तानी एलीट कि आप मुकाबला बाहर, आप यूरोप के साथ या अमेरिका या जो तरक्की याफ्ता ममालिक है उनके साथ मुकाबला तो अलग बात है. आप अपने खिते में जो आपके दो मुल्क है जिनके साथ आपकी तारीख जुड़ी हुई है उनके साथ मुकाबला आप नहीं कर सकोगे. अगले अब कुछ इन सम मैटर्स आप नहीं कर सकते अभी भी, मगर ओवर टाइम इट्स बिकमिंग इंक्रीजिंगली लेस लाइकली दैट यू विल बी एबल टू इवन सिट ऑन द सेम टेबल एज देम. नहीं, I fully agree, and Pakistan is the sick man of South Asia, to use the old term about the Ottoman Empire, and change it up a bit. और उसके अंदर एक और चीज, again to put a pin on the reform वाला conversation, ये कि काफी लोग पाकिस्तान में कहते हैं जी बोल्ड रिफॉर्म एक ही बारी में हो जाना चाहिए. उनको मैं एग्जांपल ये देता हूँ, आपने टैक्स की बात की, मुशर्रफ ने कोशिश की थी रिटेल टैक्स लाने की. अगर आमिर पाकिस्तान के अंदर एक मिलिट्री डिक्टेटर जो है उसने अपने घुटने टेकने पड़े रिटेलर्स के सामने, तो आप सोच सकते हैं ये कितना मुश्किल काम है. और ये स्लो एंड स्टेडी मैनर में कंसेंसस के थ्रू ही होगा. और अगर आप कंसेंसस नहीं बनाएंगे, स्पेशली आज की पोलराइज एनवायरनमेंट में, तो दूसरी पार्टी जो है वो हमेशा आपको अंडरमाइन करेगी बिकॉज ऑफ नियर टर्म पॉलिटिकल गेन, क्योंकि वो कोई गेन होगा. ट्रेडर्स आर वेरी ऑर्गेनाइज्ड एंड दे विल गो टू प्रोटेक्ट देयर ओन इंटरेस्ट. और जो दूसरी साइड है पॉलिटिक्स की, अगर उसका कंसेंसस नहीं होगा हुकूमत वक्त के साथ, तो वो उनके साथ हाथ मिला के आपको अंडरमाइन करेगी. ये गारंटीड रैशनल सी बात है, ये कोई यूनिक सी बात नहीं है, लोगों को समझना चाहिए. और वैसे भी you shouldn't, मतलब my advice, do not take both the real estate and trader sectors in one go. मतलब आप you won't survive. Like do one at one point, क्योंकि you have to sequence them. या तो फिर आपका जो backlash है it will be unmanageable. So अब आखिरी सवाल इस पे डिफॉल्ट की तरफ आते हैं. मैंने 2-3 हफ्ते पहले लिखा था start preparing for default. You obviously have been on the other side of this कि पाकिस्तान default नहीं करेगा. Again, how we define default, restructuring versus default, I think maybe you will agree restructuring की तो जरूरत है पाकिस्तान को. उसका debt unsustainable है. If you look at gross financing needs for the next 5 years, restructuring के बगैर काम बड़ा मुश्किल है. तो सवाल फिर ये बनता है कि जो आपने और हमने एग्री किया कि जिस तरह के रिफॉर्म्स हैं वो नहीं हो रहे, अभी भी स्टेबलाइजेशन की तरफ है, आग बुझा रहे हैं, उसके बाद आग वापस लग जाएगी क्योंकि वो कंसेंसस नहीं है जिस पर हम बात कर रहे थे अभी. तो फिर जो बैरूनी ताकतें हैं, अगर हम उनको बैरूनी ताकत कहें, टू यूज द फेमस पाकिस्तानीज लव टू यूज दैट टर्म, IMF है, अमेरिका है, वर्ल्ड बैंक है, यहूदी हैं, अगर आप आगे चले जाएं थोड़ा और, तो फिर वो तो सही है, वो कहेंगे कि भाई हम आपको बार बार बेल आउट क्यों करते रहे. आपके एलीट तबका जो है वो खुद ही रिफॉर्म करने से कतराता है, तो एक दफा हो जाने दें डिफॉल्ट, फिर देखते हैं आपका सिस्टम किस तरह रिएक्ट करता है और शायद उसी में आपका भला हो. क्योंकि जब तक आपका डिफॉल्ट नहीं होगा, ये जो मॉरल हैजर्ड प्रॉब्लम है कि जी हर दफा आप समझते हैं कि आपको बेल आउट कर दिया जाएगा बिकॉज यू आर टू बिग टू फेल, ये बात एक बार खत्म हो जाए तो फिर देखते हैं आगे. मैं और आप भी बोर हो गए ये साइकिल देख देख के कि हर 2 साल बाद बेल आउट की बात होती है, बेल आउट आ जाता है.
What do you have to say to that? Like theoretically that makes sense, right? More has a problem है पाकिस्तान के अंदर. पहली बात जो डिफॉल्ट था मैंने कहा था कि जो डेट के ऊपर हमारी सर्विस देंगे वो द इमीडिएट फ्यूचर, आई डोंट सी दैट नॉट बीइंग मेट. और उसकी मुख्तलिफ वजह हैं, जो हमारी कॉम्पोजिशन ऑफ डेट है और उसकी जो फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट अगले 12 माह में, दैट्स ब्रॉडली मैनेजेबल. मगर ओवर द मीडियम टर्म आई एग्री कि पाकिस्तान जो है it lives on the goodwill of the global community in that sense. On certain lenders की जो goodwill है उसके ऊपर पाकिस्तान lives, because हम जिस तरह अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं that's not sustainable. हम अपना खर्चा जो है ना, and I'm being very मुल्क के अंदर रेंट सीकर्स हैं और मुल्क खुद ही रेंट सीकर है बाहर से. हाँ, बस हम वही करते हैं जो यहाँ elite हमारी करती है, वो collectively हम international community के साथ करते हैं. और I agree with you on the sense that it's unsustainable. It's also very high risk endeavor. बड़ा हाई रिस्क endeavor है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दुनिया भर में लोग आपको आके बचा लेंगे. कोई जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट होगा या टू बिग टू फेल है, आपके पास जो है ना वो न्यूक्लियर वेपन्स हैं और ये आप आबादी बहुत ज्यादा है, चीन आपके करीब है, अफगानिस्तान के साथ आपका काउंटर टेररिज्म के ऊपर कॉपरेशन चाहिए, जो भी वजूहत है. इट्स अ वेरी हाई रिस्क एंडेवर टू लिव. और बड़ा मतलब मार्जिन पे पास होने वाली बात आप जो है ना उसको एक्सपेक्ट करते हैं. हाँ, हो जाएंगे पास, मार्जिन पे. प्रोफेसर का मूड आज अच्छा है तो पास कर देगा वो. प्रोफेसर का मूड अच्छा है वो हम मतलब इट्स अ वेरी ऑड वे ऑफ एग्जिस्टिंग. और बड़ा और ये आई थिंक इट्स अनसस्टेनेबल, क्योंकि कुछ भी मसला हो जाए, कहीं भी इंसेंटिव से लाइन ना हो, तो यू आर गोइंग टू बी थ्रोन ऑफ द क्लिफ. तो ये जब तक पाकिस्तान के अंदर जो है ये रिफॉर्म नहीं होंगे, अब मुझे नहीं पता कि वो किस तरह पुश होगा उसका इंसेंटिव स्ट्रक्चर, वो व्हाट विल हैपन टू मेक द एलीट रियलाइज दिस. हम चीखे तो मारते रहते हैं, आप कहते हैं कॉलम लिखेंगे, आगे पीछे लोगों से गुफ्तगू करते हैं कि यू नीड टू रिफॉर्म डोमेस्टिकली, मगर आई डोंट नो व्हाट विल इट टेक फॉर पीपल टू रियलाइज कि हमने इस डायरेक्शन की तरफ जाना है. आई थिंक देयर इज सम रियलाइजेशन दिस टाइम, बट probably it's still my 20s, maybe I haven't read history well enough to know कि पहले भी शायद होता हो. So I do think that's, अब जब डिफॉल्ट की बात करते हैं कि it has to come to a point कि जहां बिल्कुल ही हम जो है ना अपनी डेट सर्विसिंग के ऊपर डिफॉल्ट कर जाएंगे, इंपोर्ट कवर नहीं होगा, लोगों को मार्केट में जाएंगे, उनके पास चीजें नहीं होंगी पूरा करने के लिए, हम फ्यूल नहीं खरीद सकेंगे, और हमारा पूरा ट्रांसपोर्ट एनर्जी सेक्टर इज बेस्ड ऑन द आइडिया कि हम वी आर एबल टू फाइनेंस टू बाय फ्यूल फ्रॉम द वर्ल्ड. वो it's the cost again is going to be bared by ordinary people. आम लोग जो है ना, जब मुल्क डिफॉल्ट करेगा या उसकी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी, इकोनॉमी कोलैप्स यानी कि जिसकी जो स्टेबिलिटी कोलैप्स कर जाएगी, स्टेबलाइजेशन बिल्कुल अनस्टेबल हो जाएगा, उसकी जो कॉस्ट है वो आम आदमी जब दुकान पे जाएगा चीज खरीदने के लिए उसको बेयर करनी पड़ेगी. आम लोगों के लिए नौकरियों के थ्रू, that's where the cost will be. So theoretically, that fixes in a sense moral hazard problem. अगर उसका जो human suffering toll है, it's ridiculously high. और IMF इनके ऊपर कुछ, of course, there are also responsibilities कि you must help a country in financial distress. But I think they're becoming tougher with Pakistan. 90s के अगर हम देखें, जो मैं few months ago जब ये resume हुआ IMF का प्रोग्राम, या जब PTI के साथ हो रहा था, तो you go through statements IMF की पाकिस्तान के स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के, वो सारी सेम है. आपने ये 4 चीजें करनी है, एनर्जी का आपका मसला है, आपका स्टेट और एंटरप्राइजेस का मसला है, हिफ्ज हो गई हैं अब, मतलब वो बिल्कुल वो सारी एक ही है. आप उनको यू कैन गो थ्रू देम एंड देयर ऑल द सेम, और वो आपको फेवर्स देते रहे हैं ओवर द इयर्स. पाकिस्तान के साथ ड्यू टू व्हाटएवर रीजंस they have been sort of, they've shown kindness to Pakistan. वो एक लाइन पे एक प्ले था बड़ा मशहूर, स्ट्रीट कार नेम डिजायर कि I live on the kindness of strangers या something like that. I'm sure I'm telling it wrongly. तो पाकिस्तान उसी तरह रहता है कि वो आपको करते रहे, and we have been able to survive over the years. मगर वो भी are becoming more tougher. और जो मेरे भी दोस्त हैं जो IMF में काम करते हैं, I think there's a general, what I sense is कि even for them कि it should be now कि at an individual level वो भी तंग आ गए कि यही मुल्क, ये पाकिस्तान जो है ना, has become a, doesn't really tell the truth to IMF, doesn't really follow through in all the reform commitments, prior actions करता है, उसके अलावा जो stabilization होती है वो कर लेता है, मगर जो structural reforms उसके
जब मौका आता आई है थिंक तो it 22 does 24 प्रोग्राम्स हो चुके हैं। एक सक्सेसफुली कंप्लीट था इसाक डार का, लेकिन उसके 1.5 साल बाद वापस वॉशिंगटन में वही पहुंचे ना, हुए थे। मतलब doing the exact same thing again and again. तो आई डू थिंक इट हैज टू बी दैट रियलाइजेशन। अगर नहीं होगी तो फिर 2 साल बाद दोबारा यहीं खड़े होंगे। तो फिर ये अवाम को सोचने की बात है कि अब कितनी दफा, फॉर हाउ लॉन्ग डू पीपल हैव टू गो थ्रू, मतलब एक एवरेज पाकिस्तानी अगर 65 साल की उम्र तक रहता है, वो कितनी दफा स्टेबलाइजेशन मेजर्स देखेगा अपनी जिंदगी में। मतलब at some point बस भी Yeah, करनी होगी। they have to, you yeah. know, the people who run the system and who benefit from the system have to pay for it. अच्छा, इसमें एक सवाल आपने कल शेयर भी किया था या आज शेयर किया था। एक्टिंग गवर्नर मुर्तजा साहब ने एफटी में कॉलम लिखा, अच्छा कॉलम था। उसमें जो आपने स्क्रीनशॉट किया वो बड़ा इंपॉर्टेंट था, एंड आई वांटेड टू आस्क यू अबाउट दिस। आप ग्लोबली भी इन चीजों को देखते हैं कि एक, और मैं यहाँ डीसी में बैठा हूँ, ये बड़ा एविडेंट सी बात है कि एक पॉइंट ऑफ व्यू इंक्रीजिंगली वेस्ट के अंदर आ चुका है कि जो वेस्ट ने मल्टीलैटरल सिस्टम बनाया था दूसरी जंग अजीम के बाद, वर्ल्ड बैंक आ गया, उसमें एडीबी आ गया, आईएमएफ आ गया, वो अब उन ममालिक को उस हद तक मदद नहीं करेगा जिन्होंने चाइनीज डेट के ऊपर बिंज किया है। पहले तो होता था कि जी पेरिस क्लब से आपके कर्जे हैं, और वो डेट ट्रैप, वो भी डेट ट्रैप था। अगर ये डेट ट्रैप डिप्लोमेसी है तो वो भी डेट ट्रैप डिप्लोमेसी ही थी। ये बात कोई मानने को अमेरिका और मगरब में तैयार नहीं है, लेकिन ये सच्ची बात है। तो अब उनका मानना है कि जी वो पहले जो डेट ट्रैप होती थी वो पेरिस क्लब के साथ होती थी, तो हम आपस में ही रिस्ट्रक्चर कर देते थे आपका डेट और बेल आउट देते थे आपको। अब क्योंकि यूएस चाइना राइवलरी है और आपने चीन से जो है 30% ऑफ योर एक्सटर्नल डेट इज ओवर टू चाइना, आप आईएमएफ से 1.2 बिलियन मांग रहे हो, उधर पावर सेक्टर के अंदर ही चाइनीज के जो डिलीवरेबल्स ड्यूज हैं 1.5 बिलियन है, तो हम आपको क्यों बेल आउट करें? आर यू सीइंग दिस? डू यू अग्री कि दिस इज एक्चुअली अ बिग प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान एंड फॉर अदर कंट्रीज एज वेल, कि ये जो बाइपोलर वर्ल्ड क्रिएट हो रहा है? अभी ताइवान के अंदर हमने टेंशंस देख ली अमेरिका चाइना की, तो इसमें पाकिस्तान, श्रीलंका, लाओस जैसे ममालिक, बाकी अफ्रीका के अंदर ममालिक जिन्होंने पिछले 10-15 सालों में काफी चाइनीज के कर्जे लिए हैं, उनको बड़ी मुश्किल होगी आईएमएफ को कन्विंस करने के लिए कि जी आप हमें बेल आउट करें, क्योंकि हमारे कर्जे हमें देने हैं, और वो कर्जे तो ज्यादातर चीन को देने हैं। I think that's why I liked Murtaza's article a lot, क्योंकि ये मैं अफ्रीका में काफी कुछ ममालिक में काम करता हूँ, तो वहां भी there's a lot of debt financing जो है ना, वो चाइनीज डेट के थ्रू हुई है पिछले 10-15 साल में। और उसकी वजह नहीं है कि पाकिस्तान ने और मुख्तलिफ ममालिक ने ये डिसाइड किया था कि हम मगरब से कर्जा नहीं लेंगे, और ये जो आईएफआईज हैं और पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो फाइनेंशियल सिस्टम बना था इससे कर नहीं लेंगे, और चाइना से बायलैटरल लोन्स लेंगे। वो ये था कि चाइना वाज द ओनली लेंडर देयर। मतलब इन मोस्ट नो वन वाज लाइक, देयर वाज नो अमेरिका offering an economic corridor to Pakistan. So China was the only lender of that type in a lot of places. तो आई थिंक जब मैं बात करता हूँ और आप भी करते होंगे यहाँ वेस्ट में जो लोग हैं जो हुआ अराउंड आईएफआईज, आई थिंक देयर इज नॉट इनफ रियलाइजेशन ऑफ दिस पॉइंट कि इन मुल्कों ने दे डिडंट make a choice in that sense. They were the only lender was China there. They didn't say no to you and went to Beijing to get मतलब money. हाँ, मतलब आपसे अभी वो यहाँ वो G7 में वो कह रहे थे कि हम वी विल लॉन्च ना, पता नहीं बिल्डिंग बैक बेटर इनिशिएटिव, पता नहीं क्या, एंड विल बी लाइक BRI but you know greener, पता नहीं, see a lot of like they're now trying to catch up to that position. They still haven't done anything. Even जो climate financing के ऊपर $100 billion की commitment थी, वो भी इन्होंने, मतलब global community hasn't given, and that's largely made up of high income western economies जिनके ऊपर वो obligation थी। तो ये मसला हो रहा है, और ये मुख्तलिफ ममालिक के साथ मसला हो रहा है। इसमें इसका जो onus of the fault, I think it's on the West. I think उनकी framing इस बारे में गलत है। If they really want to be a bigger lender, they need to then finance more to developing countries. उसमें deficit तो बहुत बड़ा है, and there's a room for all of them to finance. Infrastructure deficit इतना बड़ा है emerging और developing economies में कि अभी तो उसका fraction of the cost भी नहीं cover किया। Climate change की अगर obligation उसके साथ आप डाल दें, तो there's a lot of financing which you need to build climate resilient, या जो आपका net zero की तरह transition करनी है उसकी ये infrastructure। एनर्जी का भी हो गया, मगर उसमें अर्बन डेवलपमेंट के साथ बहुत चीजें लिंक्ड हैं, ट्रांसपोर्ट के साथ बहुत चीजें लिंक्ड हैं। तो दिस इज हैपनिंग अनफॉर्चुनेटली। इट इज गोइंग टू बी वेरी बैड। इट डजंट मेक एनी सेंस इफ यू लुक एट, मतलब बिल्कुल लॉजिकली देखें, इट शुडंट हैपन,
मगर ऑफ कोर्स उनका एक बड़ा एक नैरो व्यू होता है, उनका भी नैरो व्यू है, तो एंड यू गेट कॉट इन द मिडल ऑफ इट. तो इट्स अ डिफिकल्ट सिचुएशन, एंड दैट्स मोर द रीजन, बाय द वे, मैं इसको वापस अगर, फॉर कंट्रीज लाइक पाकिस्तान टू गेट देयर हाउस इन ऑर्डर. आप मतलब ठीक है, यू कैन, देयर आर गोइंग टू बी थिंग्स व्हिच विल हैपन टू यू. आपकी ग्लोबल आपके अदारे हैं या मार्केट जो है वो sometimes is more prone, better suited for your products या for raising more debt, etc. Right? मगर अगर आपके जो स्ट्रक्चरल मसाइल होंगे, जो आपके अंडरलाइंग मसले होंगे, they will become worse whenever you go through a shock or a crisis. और कोविड भी, in a sense, the pandemic was a shock to your institutional system, वो both governance का भी, health का भी, economic institutional system. The countries which were able to withstand it better on average, I think, were the ones who had less sort of structural issues in their economy, and they were able to recover also better. अभी तक जो evidence है. तो मतलब you need to get your house in order so you can also navigate ये जो complex, increasingly bipolar जो है ना वो international global arena है. तो and I quite liked Murtaza's article. I think it was बड़ा अच्छा उन्होंने point किया. And I also argued in the second read कि they should have just appointed him as the governor. हाँ, His पर fairly ये भी एक अजीब ड्रामा चल रहा है कि जी पता नहीं 3 महीने हो गए गवर्नर की अपॉइंटमेंट पे कंसेंसस नहीं हो रहा, और एक पार्टी जरदारी साहब अपना बंदा लगाने में लगे हुए हैं, सागदार लंदन से अपना बंदा लगाने में लगे हुए हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो अपेरेंटली बाजवा साहब को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इनको लगा दें मेरे बंदे को. तो ये भी एक अजीब खिचड़ी पकड़ी है कि कंसेंसस रिफॉर्म्स की तो दूर की बात है, रिफॉर्म छोड़े हैं, इधर स्टेट बैंक गवर्नर पे कंसेंसस नहीं हो रहा. और मुझे समझ नहीं आ रही सियासी जमातों को इसमें व्हाट इज देयर इंसेंटिव के हमारा बंदा सेंट्रल बैंक गवर्नर लगे. आई डोंट नो, मतलब आर दे रियली इनटू मॉनेटरी पॉलिसी दैट मच कि दे वांट एक्स वाई टू हैपन. वैसे उज़ैर अगर इसी तरह चलता रहा, ना कि यू माइट बिकम द सेंट्रल बैंक गवर्नर. या अल्लाह माफ करे, मैं वाइस रॉय डीसी से आऊंगा, फिर एक और वाइस रॉय आएगा. हाँ, तो तुम मरवाओगे भाई. नहीं, ऐसे काम नहीं करने, ना ही सोचा है कभी ऐसे काम करने का. बट एक और सवाल इस पे कनेक्टेड टू द IMF वन. अगेन हमने बात की गेटिंग योर ओन हाउस इन ऑर्डर. इसका एक एग्जांपल अभी सिर्फ ये है कि ब्रॉड कंसेंसस है एनर्जी एनालिस्ट से, अगर आप पूछें ग्लोबल एनर्जी मार्केट एनालिस्ट से, कि जो वॉलेटिलिटी है फॉसिल फ्यूल्स के अंदर, पर्टिकुलरली ऑयल एंड नेचुरल गैस में, ये कम नहीं होनी, ये बढ़नी है एज द क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन ग्रोज. तो अब सवाल ये बनता है, पाकिस्तान इतने बड़े शॉक से गुजरा, अभी एक कमेंट में सवाल भी आया हुआ था कि जी 8-8 घंटे की लोड शेडिंग अब क्यों हो रही है, पिछले 6 सालों में तो नहीं हो रही थी. उसकी वजह ये है कि एनर्जी बिकम वेरी एक्सपेंसिव, प्राइस वॉलेटिलिटी, आपके पास डॉलर्स नहीं है. तो फिर ये सवाल बनता है, आपने इमरजेंसी बेसिस पे एनर्जी सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई नहीं, आप उस पर क्या काम करेंगे नहीं पता. तो आप तो 2 साल हमने पॉडकास्ट शुरू की शाहरुख, आप कह रहे थे कि 2-3 साल बाद हम फिर यही गुफ्तगू करेंगे. मेरा तो डर ये है कि विंटर जब आएगी और रशिया ने अगर कुछ काम कर दिया यूक्रेन के अंदर और एक और ऑयल और एनर्जी शॉक आ गया, तो फिर तो मतलब पैसे ही नहीं हमारे पास इंपोर्ट करने के. कुछ सर्दी में तो लोड शेडिंग ही होगी, क्योंकि पाकिस्तान हैज नो स्ट्रेटजी टू डील विद an exogenous shock which is very likely. It's no one worth their salt who's analyzing global energy markets or the Russia-Ukraine war is saying कि हालात ठीक होने हैं. वो कह रहे हैं हालात अभी बुरे हैं, शायद और बुरे हो जाएं. तो हम तो इस पे भी नहीं सोच रहे. उम्मीद पे दुनिया कायम है. Hope is not a strategy. Well, it is in Pakistan, right? It is a strategy कि नहीं हो जाए. आपका एनर्जी सेक्टर सारा अब, even you setting up this energy sector, आप 5 मिनट बैठ के सोचें, and I'm not an expert on the energy sector by the longest margin. इतना बड़ा एक्सपोजर है आपका ग्लोबल फ्यूल प्राइसेस के साथ. आपको you couldn't even get certain things on even broadly in energy, right? So LNG के लिए you couldn't even get stuff, and you had to use spot pricing. You couldn't get shipments to that. आपने जब आप बैठ के, मतलब कोई बंदा at some point has to sit together and sector wise analysis कि अच्छा हमारा एनर्जी सेक्टर में की bottlenecks क्या हैं, रेड लाइंस कहाँ हैं, कहाँ उसके स्ट्रक्चर्ड मसाइल हैं, कहाँ अगर कोई शॉक आता है तो आपकी सप्लाई चेन्स किस तरह काम करेंगी, आपके पास बफर है. And then of course energy sector is tied to other sectors. It's tied to how much you're consuming energy, what kinds of energy you're consuming, things like that too. Or your built environment is also tied to that. But there are a lot of things, right? And someone has to think, or I think it ties back to
जो एक और बड़ा मसला है पाकिस्तान में, one of the many problems is the way the country's governance works. And by governance, I'm narrowly looking at the civil service. आपकी सिविल सर्विस के पास वो कैपेसिटी नहीं है कि वो इन चीज मामलात के बारे में सोच सके. सियासतदान सियासी तो मसले चलते रहते हैं, वो इंस्टेबिलिटी, पार्टिसन मसले, एंड दैट्स broadly what happens in democracies of this age. ये तो कैपेसिटी, आप तो कॉम्प्लिकेटेड फोरकास्टिंग की बात कर रहे हैं. ये बात ऑन रिकॉर्ड मिफ्ता साहब ने डीसी में कही थी जब ये आए थे स्प्रिंग मीटिंग्स के लिए, कि एफबीआर के पास टैक्सेशन का मल्टीप्लायर मॉडल नहीं है यार. कुछ भी नहीं है. टैक्स कट करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन इफेक्ट जीडीपी पे क्या होता है, वो बेसिक मॉडल नहीं है हमारे पास. मैंने एफबीआर के साथ काम किया है, कुछ भी नहीं है. इट्स एब्सोल्युटली जीरो. The capacity, मतलब it's 20-30,000 people. उनके कुछ RTOs हैं जो अपना, उनकी तनख्वाहें, उनके टैक्स जो रेवेन्यू कलेक्शन है, जो खुद रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, उससे काम, उससे ज्यादा आजाद है. मतलब it's a net loss for the country to employ those people. मतलब it's ridiculous ना. मतलब वो पूरा आपका जितना है, मतलब बेसिक लेवल ऑफ स्पेशलाइजेशन नहीं है आपके मिनिस्ट्रीज के अंदर. There's no sense of आपके जो डिसीजन मेकिंग का मसला है. अगर हम बात करते हैं कि डिसीजन मेकिंग एविडेंस बेस्ड होगी, थोड़ा उसका लंबा टेम्पोरल उसका स्पैन होगा कि वो अगले 5-10 साल की सोच सके. सियासी मसले चलते रहते हैं, मतलब देयर इज नथिंग इन द सिविल सर्विस व्हिच इज एबल टू डू दैट. और वो रिफॉर्म भी एक बहुत बड़ा रिफॉर्म करने का, मतलब आई थिंक जनरली पॉलिटिशियंस, लॉट ऑफ देम रियलाइज कि हमें सिविल सर्विस रिफॉर्म करनी है. मगर ताज बरादरी, आपको पता है उसका बड़ी आवाज है, जो आपकी हमारे भाई है, बहने हैं, मतलब गुड, मतलब 2 दोस्त भी हैं जो PAS में हैं और जो XTMG वाले हैं. मतलब देयर आर इवन स्ट्रॉन्गर कॉन्स्टिट्यूएंसी. आप डिसेंट्रलाइज पंजाब में करने लगे थे तो आपके ब्यूरोक्रेट्स ने वो पूरा बिल ही आपका रिवर्स हो गया था PTI के दौरान, बिकॉज उन्होंने कहा चीफ ऑफिसर हमारा लगेगा, ये होगा, आप मेयर को कितनी पावर देंगे, इट हैज टू बी विद द ब्यूरोक्रेट्स बिकॉज वी नो हाउ टू गवर्न. तो मतलब दिस हैज टू चेंज एट सम पॉइंट, मगर दैट्स अनदर बिग रिफॉर्म. और बेशक वो होल स्किल ना हो, मुझे नहीं लगता वो होल स्किल तरह से आप कर सकेंगे, मगर वो रिफॉर्म कुछ उसकी तरफ स्टेप्स जाने हैं. उसकी पेंशन की ऑब्लिगेशन इतनी ज्यादा है, वो एक अलग मसला. हाँ, पेंशन अलग मसला है. बट इवन टू दिस पॉइंट आई थिंक ये 2-3 लोगों ने कमेंट्स में भी सवाल किया कि भाई टैक्स क्यों दें जब टैक्स से मिलता क्या है हमें. तो ताजिर कहेगा कि जी गटर की लाइन उबल रही है, रोड में खड्डे हैं, आप मेरे से टैक्स लोगे, मुझे दे क्या रहे हो, राइट. एंड आई थिंक दैट्स योर आल्सो पॉइंट, यू वुड एग्री कि आप जब स्मॉल स्टेप कंसिस्टेंट रिफॉर्म्स करते हैं तो कंस्टिट्यूएंसी भी बनती है. अगर आपने म्यूनिसिपल लेवल पे लोकल डिवॉल्व कर दिया पावर और उसको पावर दे दिया कि भाई आप टैक्स मोबिलाइज कर सकते हैं खुद, तो वो दुकानदार शायद टैक्स दे, क्योंकि उसको पता है कि शाहरुख तो गली के कोने पे ही रहता है. शाहरुख को मैंने अपना यूनियन काउंसिलर इलेक्ट किया है, शाहरुख ने मोहल्ले के लोगों को कहा है कि जी आप 1000 रुपए जो है आपसे टैक्स दें, ये टैक्स लगेगा, आपकी सड़क बनेगी, आपकी गटर की लाइन ठीक हो जाएगी. और वो अगर शाहरुख नहीं करता तो वो उसका गिरबान जाके पकड़ेंगे कि भाई तू यूसी है. वो अपना लाहौर जाके, कोई शेखुपुरा का बंदा लाहौर जाके उसको तो नहीं पकड़ेगा ना, मिनिस्टर ऑफ वाटर को. तो वो ये भी एक इशू है. पकड़ना पड़ेगा, वो आपको मिलेंगे ही नहीं, आप पंजाब सेक्रेटरी में एंटर ही नहीं हो सकेंगे. और मैं आपको बताऊं, अक्सर लोग एक फॉरगेट कि जब चीन के बारे में बात करते हैं, और देयर इज अ सर्टेन ऑ, एंड राइटली सो, चीन के बारे में, पाकिस्तान में भी और अदर जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, कि उन्होंने बड़ी जल्दी इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की. It's been a remarkable sort of path to economic growth. कल्चरल रेवोल्यूशन भूल जाते हैं. नहीं, वो अभी that would be such a intense of long discussion. मगर one of the reasons the Chinese model does what it does and does it so effectively, कि काफी चीजें is devolved. आपकी delivery of services, tax revenue generation is devolved at the local level. शहरों के पास have extensive amounts of power, especially, and they have agency on deciding उनकी execution strategy क्या होगी, क्योंकि उनको पता है कि the scale is too big, accountability chains are complicated, etc. Right? तो ये चीज जो है ना, I think अगर एक चीज चाइनीज मॉडल से हम सीखें ना, वो ये है कि you need to devolve power. You need to give power. आपकी 22-23-24 करोड़ आबादी हो गई है, 30 करोड़ से ऊपर हो जाएगी, 30-35 करोड़ के करीब चली जाएगी by 2050. आप 4 शहरों से ये मुल्क नहीं चला सकोगे. You don't have the mechanisms to provide public services to all these people. It's intensely complicated to do so.
आप लोकल लेवल के ऊपर वो चेन्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी को लिंक बनाए टैक्स के साथ। तो टैक्स के साथ अगर आपका लिंक हो सर्विस डिलीवरी के साथ, बड़ा क्लियर लिंक हो, तो इट मेक्स इट मोर लाइकली फॉर पीपल टू पे। आप एक क्रेडिबिलिटी बिल्ड करते हैं, एक्सपेक्टेशंस बढ़ाते हैं। ठीक है, एक बड़ा एक्सपेक्टेशन ट्रैप भी होता है डेवलपमेंट के अंदर। हमारी एक्सपेक्टेशंस ही लो है रियासत से, तो हम टैक्स भी नहीं देते, और उसकी वजह से रियासत कुछ कर भी नहीं सकते, एक्सपेक्टेशन ट्रैप आती है। तो उससे भी तो निकलना है ना। वो उससे निकलने के लिए मुझे जो आई क्वाइट लुक अप टू हर, अभी जो अब तो खैर वो नहीं रही, मगर फ्री टाउन की मेयर सियरा में, उन्होंने अपने शहर में ड्यूरिंग कोविड शी रिफॉर्म द प्रॉपर्टी टैक्स सिस्टम। और उन्होंने किया, आपको सारा कंप्यूटराइज किया। उन्होंने कहा टैक्स इंस्पेक्टर की शक्ल नहीं देखनी। एट नो पॉइंट शुड अ ह्यूमन बी फ्रंट ऑफ यू जब आपने टैक्स दिया है। आपको एग्जैक्ट पता है कि आपका टैक्स कैलकुलेट कैसे होगा। अगर आपके 2 कमरे हैं, 3 बिल्डिंग, 3 स्टोरी के घर है, इतना टैक्स आपका बनेगा। और आप जब और साल के एंड में आपको शहर एक पाई चार्ट देगा कि यहाँ गया है आपका टैक्स रेवेन्यू। 35% तनख्वाहों पे गया है, 40% पानी का निजाम बेहतर करने में गया है, 18% ट्रांसपोर्ट बसें सब्सिडाइज करने पे गया है। दैट्स हाउ, सो इट्स पॉसिबल। और अगर आप उस पाई चार्ट पे खुश नहीं है तो आप सिटी काउंसिल आ जाएं और वहां खड़े होके कहें कि जी ये 40% हम तनख्वाहों पे क्यों दे रहे हैं, ये मुझे एक्सप्लेन करें। वो करना पड़ेगा उनको एक्सप्लेन। You have to. American democracy, America में भी जो democracy is very devolved, and also in other places. तो पाकिस्तान में ये मसला है, और ये इसकी, और one of the key barriers to revolution पाकिस्तान में is the bureaucracy. आपकी जो elite civil service है, it's very reluctant to devolve power, क्योंकि उनको वो एक certain way of governing पसंद है, और उसको वो तरजीह देते हैं, और सियासतदान जो है ना वो उसको नेविगेट नहीं कर सके। और करते क्या है, अभी लास्ट टाइम जो आपका पूरा इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म एजेंडा था, आपने वो एक एक्स ब्यूरोक्रेट को पकड़ाया हुआ था, जो मुझे बहुत इज्जत करता है, बड़े अच्छे इंसान है, मगर मतलब आप थोड़ा इसके इंसेंटिव स्ट्रक्चर को भी तो समझे ना। खुद सियासतदानों को ओन करना पड़ेगा प्रोसेस, खुद करना पड़ेगा ये रिफॉर्म, स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, और उनको सियासत समझनी पड़ेगी इस प्रोसेस की, और फिर जाके ये काम होगा। अच्छा, जाते जाते शाहरुख, आई नो वी आर आउट ऑफ टाइम। हमने काफी इश्यूज पे बात की, डिफॉल्ट, एक्सचेंज रेट वगैरह। हम दोनों का कंसेंसस है कि जी स्ट्रक्चरली कोई चीज नहीं बदली। फिर साल, 1.5 साल, 2 साल बाद मैं और आप यही गुफ्तगू कर रहे होंगे। अगर मैं आपको कहूँ कि व्हाट इफ आई ब्रिंग यू ऑन 6 months फ्रॉम नाउ, या अगले साल समर में बुलाऊं और कहूँ कि इन दैट सिनेरियो आप बड़े खुश हैं कि पाकिस्तान में एक जर्नी टू रिफॉर्म स्टार्ट हुई है, what are 1 or 2 specific reforms जो आप कहेंगे कि जी if you were to fast forward and bring me back onto your podcast a year from now, I would be a bit more optimistic about the reforms trajectory because these 1 or 2 things have happened in Pakistan. मैंने दनीश सरों ने एक कॉलम लिखा था, उसमें मैंने 3 I said 3 things. Okay, this is what I would suggest them doing, and I will add one more. ठीक है ना। एक तो आपको पता है, मैं I think there's some room here of change, right? अगर taxation of real estate के ऊपर जो हमारा पूरा, and I know I'm सिर्फ बार बार ऐसे बारे में बात करता हूँ, it's becoming a thing and I should stop talking about it that much, मगर अगर वो जो अभी एक्सपेंशन हुई है टैक्स, स्पेशली ट्रांजैक्शंस के ऊपर, स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट कम करने के लिए रियल एस्टेट में जो फेडरल लेवल के ऊपर है, अगर उसको फॉलो थ्रू किया जाता है, और उसके इर्द की जो सियासत है वो कोर्ट में चले गए हैं, और वो मैनेज करना किस तरह से, और सूबाई हुकूमतें भी जो है ना उसको अपना जो उनका UIPT का सिस्टम है उसको बेहतर करती है। ब्रॉडली अगर जो रियल एस्टेट के ऊपर हुकूमत की जो पॉलिसी डायरेक्शन है, इट मूव्स अवे फ्रॉम लुकिंग एट एज अ सिल्वर बुलेट फॉर ग्रोथ, जो नहीं है, मैं urban economist by training, it's absolutely not. It moves away और उसके ऊपर fair recurrent taxation की तरफ जाता है, तो I think that's one would be a massive achievement. और आपका वो external front के ऊपर भी उसका बेहतरी आएगी, आपका fiscal deficit के ऊपर भी बेहतरी आएगी, fairness भी होगी, and I think it will be good for democracy too, क्योंकि it's a very visible tax. जब लोग tax देते हैं property के ऊपर, तो they tend to demand higher public services, and I think expectations बढ़ती है। और ये we have done several experiments across different countries to show this happens. दूसरा, ट्रांसपोर्ट के ऊपर पाकिस्तान में कनेक्टिविटी जो है, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम, एंड दैट्स टाइड टू द एनर्जी कंजम्पशन, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की जो है ना, इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट नीड पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ। और आई थिंक कि जो अभी जो पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ी हैं, उसकी वजह से उसका रिफॉर्म केस है स्ट्रेंथन, एंड आई थिंक देयर इज अ प्रेसिडेंट बाय एटलीस्ट बाय PMLN के वो इनका एक है कि वो उनकी पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है कि हम मेट्रो बस बनाते हैं। अगर उसकी एक्सपेंशन की जाती है और उसको इंटीग्रेटेड अर्बन
जो है ना वो अर्बन ट्रांसपोर्ट मॉडल्स की तरफ जाता है, जिसमें फीडर रूट्स हैं और चीजें, और अक्सर लोगों को लगता है कि दीज आर नॉट इकोनॉमिक कंसर्न्स, बट दीज आर ऑल इकोनॉमिक कंसर्न्स, बिकॉज आपकी लेबर मार्केट जो है ना उसकी फंक्शनिंग बेहतर होती है कि व्हेन योर पीपल आर एबल टू कनेक्ट विद ईच अदर। बेसिक प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है यार। अगर एक मजदूर है वो धक्के खा के काम पे पहुंचेगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी विल बी डिफरेंट। शाहदरा से जाना है गुलबर्ग, एंड एक शख्स जो है वो बस पे बैठ के या ट्रेन पे बैठ के जा सकते हैं 30 रुपए दे के। दैट्स एन इनॉर्मस, क्योंकि जो फर्म बैठी है, अगर जो छोटा कंपनी वाला बैठा हुआ है गुलबर्ग में, वो हाई, उसकी लेबर मार्केट बढ़ गई, एंड इट इंक्रीज डिस्पोजेबल इनकम, क्योंकि उनको मोटर बाइक पे पेट्रोल नहीं डालना, और आपकी डिमांड फॉर फ्यूल विल आल्सो स्टेबलाइज एट द वेरी लीस्ट अगर आप यू मूव टुवर्ड्स डायरेक्शन। तो दैट्स द सेकंड थिंग। थर्ड थिंग है कोई गवर्नेंस के ऊपर, या तो डिसेंट्रलाइजेशन के थ्रू या सिविल सर्विस में पेंशन के ऊपर कुछ एक चीज भी अगर मूवमेंट हो, आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी अ बिग प्लस। एंड चौथी, आई विल जस्ट से एनर्जी। आई डोंट नो मच अबाउट इट, आई कांट स्पीक विद अथॉरिटी, मगर द एनर्जी सेक्टर के ऊपर सर्कुलर डेट का प्रॉब्लम है, जो एप्लीकेशंस हैं डॉलर डोमिनेटेड, उसके ऊपर एट सम पॉइंट समवन हैज टू सिट डाउन एंड at least move towards a direction reforms. अगर करें भी ना, at least have a reform agenda. लेकिन 6 महीने में तो शायद इन चारों चीजों के ऊपर कुछ ज्यादा ना हो सके, मगर at least having some direction towards a reform agenda is what, मतलब मैं I will be the happiest man alive, मतलब कि बड़ी खुशी होगी। और ये अगर these are the 4 चीजें I think that चलें ये चार की विश लिस्ट आपकी सेव कर लेते हैं। देखते हैं अगले बजट सेशन में आपको फिर बुलाएंगे और पूछेंगे कि इनमें से किस पे क्या कितना काम और कितना ऑप्टिमिस्टिक हैं आप। आई एम ऑब्वियसली come across as pessimistic, but I am an eternal optimist in the sense that आप और मैं और हमारे जैसे और दोस्त जो काम करते हैं, we cannot afford to be pessimists. हमें होप देखनी होती है, अगर ना देखेंगे तो फिर काम करने का कोई फायदा नहीं है। But उम्मीद पे दुनिया कायम है, but hope is also not a strategy for Pakistan. And I think we both agree, and I think the audience would have liked this conversation in the sense as well, कि issues हैं, but they're not insurmountable. They're not rocket science. There are basic political science. It's political science. There are political problems, and political problems in a democracy like Pakistan, flawed and floundering as it may be, happen when people demand action. So that's the hope, that maybe through our conversation, your writings, your research, you being so active in having and pushing this agenda forward, perhaps someone someday will push change. That's the hope. And that's what we're in for. तो देखते हैं आगे, अल्लाह खैर करेगा। Allah khair karega. And I think Pakistan democracy is messy. Pakistan, as long as democracy strengthens, the economy will also strengthen, because by nature democracy gives people freedom, and most people are not benefiting from the current system. So I have hope on that direction too. Fully agree. Well, thank you so much for taking out the time. एक बार फिर आपको दावत देंगे, but in the meantime, खुदा हाफिज़।